नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का दोस्तों सेट ए का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र दोस्तों 2023-24 से रिलेटेड है। दोस्तों आपको इस अभ्यास प्रश्न का पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे सिंपल पेपर, मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र के अभ्यास प्रश्न की वीडियो विथ सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों उन वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य ही देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पेपर का पूर्णांक जो है दोस्तों वो 75 नंबर का है, ठीक है। और समय आपको जो है तो 3 घंटे का दिया हुआ है दोस्तों। इसमें कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्हें आप ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सही विकल्प को जो है तो चुनकर लिखिए, ठीक है। ये आपके परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है। कौन सा सोना दोस्तों? पीला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो एक सोयाबीन भी फसल थी दोस्तों जिसको पीला सोना कहा जाता था, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें इन 4 ऑप्शनों में, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, मक्का है, ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा जो है तो पीला सोना किसे कहेंगे? हम सरसों को कहेंगे दोस्तों, यानी कि इसका जो 12 नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, ठीक है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, चेन्नई है, तूतीरकोन है, पारादीप है और विशाखापट्टनम है। इसका जो है तो द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विशाखापट्टनम, ठीक है। यह पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला पत्तन है। पत्तन क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे सामान को लादा या उतारा जाता है, जहाँ पे सामान को जहाज पर लादा या उतारा जाता है दोस्तों, ठीक है, लादा या उतारा जाता है, उसी को जो है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? पत्तन कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, ठीक है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, दीदरो है, ठीक है, नेकर है, रूसो है और वॉल्टेयर है, ठीक है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आ नंबर ऑप्शन, ठीक है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दीदरो ने की है। किसने की है? दीदरो ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्ति माना गया है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से देशों में से, निम्नलिखित इतने सारे देश हैं, निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश को धुरी माना गया है दोस्तों? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। पहला है कि जैसे नत्सी हो गया, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, और दूसरा हो गया ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, तीसरा हो गया फ्रांस, जर्मनी, इटली, चौथा हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो चौथा नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सा नंबर ऑप्शन, यानी कि फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यही वह देश थे जिसे धुरी शक्ति माना गया है दोस्तों, ठीक है, यानी कि सा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा किस सूची का विषय है। जो शिक्षा है दोस्तों वो किस सूची का विषय है? हमें 4 सूचियां दी गई हैं दोस्त, 3 सूचियां दी गई हैं दोस्तों, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और एक है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षा जो है तो कैसी है? समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, ठीक है। समवर्ती सूची इसलिए कहे कि सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है, सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि औसत आय को जो है तो और किस नाम से जाना जाता है,
ठीक है। जैसे हमें 4 ऑप्शन है, मानव विकास, सीमांत लागत, सीमांत आय व प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो हमें औसत आय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है तो द नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। वे संसाधन, पहला क्वेश्चन है कि वे संसाधन, ठीक है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, ठीक है, वे कौन से संसाधन कहलाते हैं। तो कैसे संसाधन हो जाएंगे दोस्तों, वो जो है तो अजैव संसाधन है दोस्तों। कैसे संसाधन है, अजैव संसाधन है वो, अजैव, ठीक है, अजैव संसाधन। दोस्तों संसाधन क्या होता है, संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है, और दोस्तों किसी भी वस्तु को उपयोगी और मूल्यवान मानव ही बनाता है, इसलिए मानव भी क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा खाली स्थान है दोस्तों, वो है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां, ठीक है, किन पेड़ों की पूजा करती थी दोस्तों, तो वो जो है तो महुआ और कदम की पूजा करती थी। किसकी, महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती थी दोस्तों, ठीक है, कदम्ब के पेड़ का, ठीक है, कदम्ब के पेड़ की पूजा करती थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थान का, वो है कि भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में, ठीक है, कौन सा स्थान है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप में उसका तीसरा स्थान है, तीसरा, ठीक है। भारत का रसायन उद्योग में तीसरा स्थान है पूरे एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में रसायन उद्योग में भारत का 6वां स्थान है, ठीक है। अब बेल्जियम खालिस्तान, अगला है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। तो बेल्जियम किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो बेल्जियम जो दोस्तों है वह यूरोप महाद्वीप का है। किसका है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा क्या है, देश है दोस्तों, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का, यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगला है कि मानव विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है। तो कौन सी करती है दोस्तों, तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, जारी करती है। अगला हमारा खाली स्थान है मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार पक्का रहता था दोस्तों, ठीक है। कितने दिन का रोजगार गारंटी दी गई थी मनरेगा में, तो 100 दिनों का, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को भी जो भी उसका आवेदक है, आवेदन किया है रोजगार गारंटी में, उसको जो है तो 100 दिनों का रोजगार पक्का रहता था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य सत्य लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, सत्य असत्य लिखना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निछालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। ये सही है दोस्तों। निछालन का मतलब क्या है दोस्तों, मिट्टी का कटाव ही क्या है दोस्तों, निछालन है, ठीक है। और अगला हमारा है दोस्तों कि भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल तो चीन के बाद चीन फर्स्ट नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है दोस्तों, इसलिए जो है तो चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत ही होगा दोस्तों, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1953 में, ठीक है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, ये सही है, ठीक है। उसके बाद है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी सही है दोस्तों, यह एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। अगला है खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि जो है तो छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों, वह बेरोजगारी, जैसे कहने का मतलब हमने 10 मजदूर काम में लगाए, उन 10 मजदूरों में 2 मजदूर जो है तो केवल नाम के लिए हैं, ठीक है, केवल मजदूरों की संख्या में जो है तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम
उन 2 मजदूरों को काम से निकाल भी देना तो हमारे काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो जिन हम 2 मजदूरों को काम से निकाले हैं दोस्तों, वही जो है तो प्रछन्न बेरोजगार या छिपे बेरोजगार वो कहे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो खुली बेरोजगारी है दोस्तों वह छिपी बेरोजगारी उसे हम नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, अगला है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ठीक है, तो जैसे ये भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो भारत में करेंसी नोट है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है कि भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो इसलिए ये रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि भारत में जो करेंसी नोट जारी करने का जो बैंक है दोस्तों वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। जैसे मान लेते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केरल हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है उगते सूर्य की जो किरण है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आज़ादी मिलना। उगते सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी दोस्तों, आज़ादी मिलना। ठीक है, अगला है दोस्तों कि आविंद्रनाथ टैगोर जो थे, आविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत माता की जो है तो क्या की थी, छवि बनाई थी दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो है तो ये वाला सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला है सरकार का बेहतर रूप है। ठीक है, सरकार का सबसे जो है तो बेहतर रूप कौन सा है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, अगला है दोस्तों आय और उपभोग का अंतर। ठीक है, क्या कहलाता है, आय और उपभोग का अंतर जो है तो क्या कहलाता है जो दोस्तों, बचत कहलाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। ठीक है, मतलब जो है तो भारत में एक ऐसा अकेला प्रोडक्ट दोस्तों खिलौना है जो कि विदेश से अपने भारत में प्रवेश करता है, लेकिन उसके लिए कोई टैक्स या कर या कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है दोस्तों। ठीक है, बाकी हर एक वस्तु पर जो है तो टैक्स लगाया गया है दोस्तों, प्रतिबंध लगाया गया है आने में। ठीक है, कि टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन नहीं था दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है हौज खास का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों हौज खास का निर्माण। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। कौन सा है दोस्तों, तो बेंगलोर है दोस्तों। कौन सा है, बेंगलोर है, बेंगलोर। अगला है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अल्बानिया कहते हैं उसे। अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा और ऑस्ट्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अल्बानिया कहते हैं, अल्बानिया, अल्बानिया कहते हैं, अल्जीरिया कहते हैं दोस्तों, अल्जीरिया, अल्बानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, अंडोरा हो गया दोस्तों, अंडोरा, और उसके बाद है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, मतलब और भी कई सारे नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तो 5 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। ठीक है, तो कब लागू की गई थी दोस्तों, तो यह 1991 में लागू की गई थी दोस्तों, 1991 में। ठीक है, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं दोस्तों, तो विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश।
क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कहते हैं दोस्तों, विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोस्तों विदेशी कंपनियां होती हैं, तो विदेश की कंपनियां जो है तो हमारे भारत में आकर कोई भी कंपनियां कारखाना खोलती हैं, वहां पे जो है तो अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं दोस्तों, उसी को जो है तो विदेशी निवेश बोलते हैं। निवेश का मतलब होता है दोस्तों पैसे को इन्वेस्ट करना। ठीक है, अगला हम अपना जो है तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखना है। ठीक है, एजेंडा 21 दोस्तों, एजेंडा 21 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में शुरू हुई थी दोस्तों, और इसका उद्देश्य वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना था दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसके प्रमुख और उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वैश्विक सतत विकास हासिल करना। ठीक है, सतत का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से विकास हासिल करना था दोस्तों। यह एक एजेंडा है जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, आपसी ज़रूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, बीमारी के खिलाफ लड़ना है दोस्तों। ठीक है, ये था एजेंडा 21 और इसके प्रमुख उद्देश्य। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा है वो है कि संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई दो समस्याएं। दोस्तों, संसाधन क्या है, कोई एक वस्तु है जिसका हम जो है तो उपयोग करते हैं दोस्तों, और वह कैसी वस्तु है, वह उपयोगी और मूल्यवान है दोस्तों। ठीक है, तो उसका हम जब हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे दोस्तों तो क्या समस्याएं पैदा होंगी। जैसे मान लेते हैं कि जो खनिज संसाधन है, अब खनिज प्राप्ति के लिए हम वहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा खुदाई कर देते हैं दोस्तों, इससे जो मृदा वाली जो हमारे, क्योंकि मृदा भी तो एक संसाधन है, तो मृदा को तो वहाँ पे जो खोद के लोग फेंक दिए और नीचे से जो है तो खनिज निकाल लिए अपने उपयोग की चीज़, लेकिन एक खनिज को उसने प्राप्त किया, एक संसाधन को प्राप्त किया, तो वहीं कहीं ना कहीं दूसरे संसाधन को भी उसने नष्ट किया है। ठीक है, और उसके अलावा और बात करें अगर तो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का खतरा भी बना रहता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन। ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो है तो प्राकृतिक संसाधन है जिनके हम अधिक से अधिक अगर उपयोग करेंगे तो वह भविष्य में आने वाले समय के लिए नहीं बच पाएंगे और हमें कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, और उनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं दोस्तों, जैसे पेट्रोल है, डीजल है ना, इनके जलने से कितना सारा धुआं होता है दोस्तों, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, और भी कई ऐसे खनिज हैं जिनको खन के निकाला जाता है दोस्तों, उनसे भी नुकसान है। ठीक है, और वनों की कटाई करने से जंगल का भी जो है तो विनाश हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो संसाधनों के अधिदोहन से मतलब अधिक उपयोग करने से ठीक है कई प्रकार की जो है तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, तो मतलब जैसे धरती पर भूतल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, घास, ये सब जो है तो एक दूसरे पर निर्भर हैं दोस्तों। ठीक है, तभी तो पृथ्वी का जो है तो संतुलन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर जो है तो एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीव को खाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर घास नहीं होती तो शेर, और घास नहीं होती तो चूहा और खरगोश नहीं होते, क्योंकि चूहा और जो खरगोश हैं वो घास ही तो खाते हैं। ठीक है, और अगर चूहा और खरगोश नहीं होते तो शेर और सर्प भी न होते, क्योंकि जो शेर और सर्प हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, जो शेर और सर्प हैं वो चूहा और खरगोश को खाएंगे क्योंकि वो हमेशा मांस खाते हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीव को खाया जाता है, ये गलत है। तो ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है तभी तो प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। अगर दूसरे जीव पर वह निर्भर नहीं रहेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम शेर और सर्प की बात कर रहे थे, तो शेर और सर्प अगर नहीं होते तो फिर वो बाज नहीं होता, जो कि काफ़ी अधिक ऊंचाई पर आसमान में उड़ता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो बाज जो है तो वो भी मांस खाता है, वो भी इन्हीं का मांस खाता है दोस्तों, है ना। और फिर अगर बाज नहीं होता तो धरती पर जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं ये ना मिलते दोस्तों, क्योंकि वो जब मरा है तो पृथ्वी पर जो है तो कहीं ना कहीं वो खाद का काम किया है पेड़ों के लिए, जिसके कारण जो है तो कई सारे पेड़ों का जीवन संभव हुआ है दोस्तों, ठीक है। उनके लिए खाद का काम किया है बाज मरने के बाद, ठीक है। और उन पेड़ पौधों पर हम लोग निर्भर हैं दोस्तों, हम मानव लोग निर्भर हैं, क्योंकि पेड़ जो है तो हमें वर्षा कराने में सहायक होते हैं। हाँ, पेड़ों से हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो मतलब इस प्रकार से यह एक साइकिलिंग बन जाती है, और सभी लोग जो हैं और सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, पेड़ पौधे, जैसे कि हमने अभी बताया, ये सब एक दूसरे पर जो है तो निर्भर हैं दोस्तों, और सब एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं दोस्तों। उसी को जो है तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कोई दो कानून लिखिए, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं जो वन में रहने वाले जो जीव हैं दोस्तों उसी को वन्य जीव कहते हैं, और उनका जो शिकार होता है दोस्तों, उनकी जो तस्करी होती है, इनकी जो चोरी होती है, ठीक है, जानवरों की, वो अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों, और यह जनवरी 2003 में लागू किया गया था, ठीक है। इसमें संशोधन किया गया था कि सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया था दोस्तों, कि अगर बिना किसी अनुमति के, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जीव की हत्या करता है या शिकार करता है तो उसको सजा दी जाएगी, और उनको जुर्माना के भी प्रावधान रखे गए थे कि जुर्माना भी होगा और सजा भी दी जाएगी, दोनों ही चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखना है दोस्तों, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखना है दोस्तों। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है, कम करना है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो विशेषता है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की, वो इस प्रकार से है कि इस योजना के तहत दो गलियारे प्रस्तावित हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा? प्रथम है उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा जो पूर्व पश्चिम गलियारा है दोस्तों, ठीक है, जो कि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर का मतलब होता है दोस्तों असम, पोरबंदर का मतलब होता है दोस्तों गुजरात, ठीक है, जो कि असम और गुजरात को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों कि देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। तो दोस्तों देश की जो पहली रेलगाड़ी है वो जो है तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों, ठीक है। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है थी, ठीक है, जो कि ठाणे से जो है तो मुंबई के बीच चली थी, वो भी 35 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अगर समय की बात करें तो यह ट्रेन दोपहर के 3:35 पर चली और 4:45 पर दोस्तों यह ठाणे पहुंची थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं
कच्चे माल के आधार पर जो है तो उद्योगों के प्रकार बताना है दोस्तों। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है। ठीक है, वो होते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि मान लेते हैं कि गन्ने से शक्कर बनती है, तो गन्ना कौन उगाता है? कृषक उगाता है। तो कृषि आधारित जो है तो कच्चा माल क्या हो गया दोस्तों? गन्ना। और कृषि आधारित उद्योग हो गए जैसे शक्कर, या कि कपास को मान लेते हैं, जैसे कपास भी जो है तो किसान उगाता है। ठीक है, और वह जो है तो कच्चे माल के आधार, क्योंकि देखो एक बात बता दें दोस्तों आप लोग को कि जो उद्योग हैं वह हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? कच्चे माल पर आधारित होते हैं। कोई भी उद्योग हैं बिना कच्चे माल के आधार पर वह नहीं चल सकते। उनके लिए कच्चा माल चाहिए ही चाहिए होता है दोस्तों, क्योंकि उद्योग का मतलब ही होता है दोस्तों कि वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाना या उसको एक नया रूप देना। ठीक है, तो अगर कपास, कृषक के पास कपास है, अगर कृषक कपास नहीं देंगे, जो कि बड़ा कारखानों के लिए कच्चा जो है तो मटेरियल क्या है? कपास है। अगर वो कपास नहीं देंगे तो फिर जो कपड़ा कारखाने हैं वो जो है तो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। खनिज क्या होता है दोस्तों? जिनको जो है तो भूमि को खोद कर निकाला जाता है दोस्तों, वही खनिज है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, है ना, ये सब जो है तो धरती के जो भूप्रपटी है उसको खोद कर निकाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे लौह इस्पात। ठीक है, और वन आधारित उद्योग मतलब वनों से प्राप्त होने वाले कुछ ऐसे कच्चे मटेरियल जिन पर उद्योग आश्रित हैं, जैसे कागज उद्योग। वनों से अगर उनको बांस नहीं मिलेगा दोस्तों तो कागज का निर्माण नहीं कर पाएंगे वे उद्योग। ठीक है, तो ठीक है, और अगला देखते हैं दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना का मतलब हो गया दोस्तों कि मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य है दोस्तों वो किसका है? संचार, वो संचार कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों? मतलब जैसे कि मतलब आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, और आपको मोबाइल यूज करते समय कोई ऐसी समस्या आती है तो आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं कस्टमर केयर को। ठीक है, और वह आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वही होती है दोस्तों प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो सूचना की देखरेख, सूचना की निगरानी रखती है दोस्तों, वही है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैसे कि सूचना की नवीन तकनीक जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे गंतव्य स्थान या व्यक्ति आदि तक कुछ ही समय या सेकंडों में पहुंच जाती हैं सूचनाएं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि जो है तो सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा जो है तो हमें घर बैठे हुए देश विदेश की जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, यह जो है तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, यह चंपारण में जो है तो नील की खेती कर रहे जो किसान थे उनके साथ जो है तो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी उनका शोषण कर रही थी किसानों का। ठीक है, तो अप्रैल 1917 को जब गांधी जी ने बिहार की धरती पर कदम रखा तो उसके जो है तो बाद अगले कुछ दिनों में क्या हुआ कि इस पूरे आंदोलन को लेकर पत्रकार पुष्पभूमि ने चंपारण 1917 के नाम से एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, और ये चलाया कब गया था दोस्तों? तो 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत के
में जो है तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने वर्तमान आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में एक गुरिल्ला अभियान में मोर्चा संभाल रहे और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानून तथा नीतियों के खिलाफ जनजातीय लोगों को एकजुट किया था दोस्तों। ठीक है, ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था दोस्तों। ठीक है, तो आलू की नई फसल ने यूरोप में गरीबों के जीवन में एक बड़ा जो है तो बदलाव लाया, क्योंकि वे बेहतर खाने लगे। ठीक है, और लंबे समय तक जीवित रहने लगे थे। ठीक है, और आयरलैंड में सबसे गरीब किसान इतने निर्भर हो गए थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में बीमारी ने आलू की फसल को नष्ट कर दिया तो हजारों लोग भूख से मर गए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो अगला है, कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती है। ठीक है, कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ज़्यादा हमारे यहाँ जो है तो भारत में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। और ये जो है तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य यही हैं। ठीक है, और फसलों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक भी हैं। ठीक है, और ये अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्यों की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है तो खाद्यान्न फसलों की कमी भी थी और कमी के अलावा वहाँ पे बेचकर ऊंचे रेट में अच्छे दाम प्राप्त करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे अंग्रेज, इसीलिए चीन भेजते थे फसलों को। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं कि बेलम क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बेलम की बात करें तो यह चर्म मतलब चमड़ी, ठीक है, पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह होती है दोस्तों। ठीक है, जानवरों के चमड़े से बनी लिखने की सतह होती है दोस्तों बेलम। ठीक है, खगोल शास्त्र किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह एक ऐसा शास्त्र है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है दोस्तों। ठीक है, यह वह अनुशासन है जो आकाश में अवलोकित की जा सकने वाली तथा उनका समावेशन करने वाली क्रियाओं के आरंभ, बदलाव और भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई दो विशेषताएं बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्रियों ने पवित्र शास्त्र के 4 परिभाषित गुणों पर प्रकाश डाला है। जैसे बाइबल की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आवश्यकता है, पर्याप्तता है, स्पष्टता है और अधिकार। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, आवश्यकता रखी गई है, पर्याप्तता, स्पष्टता और अधिकार रखे गए हैं। इनमें से प्रत्येक विशेषता बाइबल के बारे में सच्चाई की रक्षा करने और सामान्य त्रुटियों की सुरक्षा देने के लिए छापी गई है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि पांडुलिपियाँ क्या होती थी दोस्तों, तो उस दस्तावेज को पांडुलिपि कहते हैं दोस्तों जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे हस्तलिखित पत्र मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से नकल करके सामग्री को तैयार करना ही जो है तो पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो है तो उसको अपने हाथ से जो है तो क्या करता है, लिखता है। ठीक है, और जो है तो किसी दस्तावेज से लिखता है, उसको उतारता है दोस्तों, नकल करता है, वही है पांडुलिपि दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारीवादी आंदोलन क्या है। ठीक है, तो यह एक ऐसा आंदोलन है दोस्तों जो संघर्ष और विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए। ठीक है, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता, समानता तथा उनके जैविक आधार पर न होकर उनके व्यक्तिगत रूप में होने चाहिए। ठीक है,
नारीवाद एक विमर्श के रूप में विभिन्न सिद्धांतों के अनुसरण करता है जो विकसित होती सामाजिक सोच से जुड़े हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, से क्या तात्पर्य है राजनीतिक प्रतिनिधित्व से। ठीक है, तो अंतर संसदीय संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत में 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14.44% है। और भारतीय चुनाव आयोग की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 तक संसद के सभी सदस्यों में से 10.5% महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, राजनीति में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाबदेही सरकार क्या है। ठीक है, तो प्रशासन की सुविधा देती है दोस्तों। यह सरकार क्या है जो कि प्रशासन की सुविधा देती है और प्रशासन में मनमानी को रोकती है तथा नागरिकों प्रशासन है और के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक अर्थों में यह भी निर्णय और कार्य के बारे में जनता में खुलेपन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और वैध सरकार क्या होती है दोस्तों। वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है दोस्तों, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ लिखिए। संगठित क्षेत्र के कौन कौन से लाभ हैं। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं। ठीक है, तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कोई बहुत सारे अधिनियम लागू होते हैं। गौरतलब है कि स्कूल और कॉलेज अस्पताल संगठित क्षेत्र में ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है तो बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और समूह में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों कि कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, कार्य के आधार पर तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्य। प्राथमिक कार्य दोस्तों जैसे कृषि कार्य है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, भेड़ पालन है, ये सब प्राथमिक कार्य हैं दोस्तों। ठीक है, और द्वितीयक कार्य क्या हो जाएंगे दोस्तों। द्वितीयक कार्य मतलब जो है तो वस्तुओं को निर्मित करना। ठीक है, वस्तुओं को निर्मित करना, उपयोगी और मूल्यवान बनाना ही जो है तो द्वितीयक कार्य है। और तृतीयक कार्य किसे बोलेंगे दोस्तों, तो जब वस्तुओं को, ठीक है, आप मार्केट में बेचने के लिए भेज दें दोस्तों, मतलब सेवा प्रदान करने के लिए आप उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे दोस्तों, वो तृतीय क्षेत्र कहला जाएगा दोस्तों, ये तृतीय कार्य कहला जाएगा। ठीक है, और मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य दोस्तों वो आर्थिक वृद्धि के लिए किया जाता है, मतलब आर्थिक संपत्ति प्राप्ति हेतु कोई भी क्रिया की जाती है दोस्तों। ठीक है, मानव के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मुद्रा के अर्थ को समझाइए। ठीक है, किसके अर्थ को, मुद्रा के अर्थ को समझाइए। मुद्रा यानी पैसा दोस्तों। ठीक है, यानी करेंसी। जैसे धन के उस रूप को मुद्रा कहते हैं दोस्तों जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। ठीक है, इसमें जो है तो सिक्के और कागज के नोट आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब भारत में जो है तो रुपया और पैसा जो है तो क्या है, मुद्रा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब होता है दोस्तों आदान प्रदान। ठीक है, वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं को लेना देना ही जो है तो वस्तु विनिमय कहलाता है दोस्तों। जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है ना, उसी को विनिमय कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है तो अगला है हमारा कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कांडला जो है तो एक समुद्री बंदरगाह है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। इसमें जो है तो ज्वार बहुत आता है दोस्तों। ठीक है, वस्तु विनिमय की पद्धति जो है तो इसमें जो है
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। ठीक है दोस्तों, कांडला जो बंदरगाह है वह कच्छ के आखात में, ठीक है, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से, ठीक है, नॉटिकल माइल मुंबई बंदरगाह से नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 660 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है। कांडला जो है तो भारत के सबसे बड़े 12 मुख्य बंदरगाहों में से कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा कांडला बंदरगाह प्रतिवर्ष से जो है तो 70,000, ठीक है, मिलियन टन से भी ज़्यादा कार्गो हैंडल किया जाता है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह की अगर हम विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो कांडला कच्छ की खाड़ी में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह अरब सागर के ज्वार से प्रभावित एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद विकसित पहला बंदरगाह है और पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित यह बंदरगाह पश्चिमी राज्य तट पर, ठीक है, प्रमुख बंदरगाहों में से एक है दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उत्पादों के परिवहन में सहायता यातायात के साधन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने व ले आने में योगदान निभाते हैं दोस्तों। इससे उत्पादों की जो आपूर्ति और मांग है दोस्तों वह पूरी होती है। ठीक है, और कच्चे माल की आपूर्ति में सहायता यातायात के संसाधन, ठीक है, कच्चे माल को उत्पादन स्थलों तक पहुंचाते हैं और वहां से पक्के माल को ले आते हैं। ठीक है, उत्पादों के वितरण में सहायता यातायात के साधन उत्पादों को बाजारों में तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इससे उत्पादों की जो बिक्री है वो बढ़ने में मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से यातायात व संचार के जो साधन हैं, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे हुए जो है तो बाज़ार का भाव पता कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो है तो आवश्यक जो हमारी वस्तुएं हैं दोस्तों उसको हम वहां से उन लोगों से मंगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिश जेनी पर हमले क्यों किए थे दोस्तों। तो दोस्तों 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने जो है तो ब्रिटेन में जो कारखाना था दोस्तों, है ना, वहाँ पर जो सूत काटने का काम होता था, सूत काटने वाला कारखाना था दोस्तों, वहाँ पर जो है तो बहुत सारी वहाँ की महिलाएं काम कर रही थी। लेकिन 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज ने एक मशीन का निर्माण किया जिसे जो है तो स्पेनिश जेनी नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, इस मशीन के आ जाने से जो है तो बहुत सारे जो वर्कर थे उस कंपनी में उनकी मांग कम होने लगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो वर्कर पूरा दिन काम करते थे वह केवल एक ही तकली घुमा देने में पूरा काम कर देती थी दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो इसका विरोध कर रही थी और विरोध करना उनका जो है तो जाहिर सी बात है कि वो विरोध करेंगी, इसलिए क्योंकि उनका जो रोज़गार था दोस्तों वो मशीन के आने के बाद वो रोज़गार छीना जा रहा था दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो है तो वो उनका विरोध कर रही थी। ठीक है, अगला है कि पूर्व औद्योगिकीकरण का आशय क्या है। मतलब इंग्लैंड में जब उद्योग नहीं लगे थे दोस्तों, ठीक है, उस समय जो है तो यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था जिन पर व्यापारी लोग जो है तो अपना जो है तो प्रभाव छोड़ रहे थे, है ना, और अपना उन सभी जो है तो किसानों पर अपना अस्तित्व जो है तो जमाए हुए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकीकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे। इस अवधि के व्यवसाय का नेटवर्क अनूठे किस्म का था जिसे व्यापारी नियंत्रित करते थे। व्यापारी गांव के लोगों से चीज़ें बनवाते थे और इस पर सौदागरों का नियंत्रण होता था। ठीक है, और उस समय जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वह कारखानों पर नहीं होता था, घरों पर होता था, क्योंकि कारखाने थे ही नहीं दोस्तों। ठीक है, यदि औद्योगिक उत्पादन में किसानों की कम होती खेती की आय को नया सहारा दिया। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं दोस्तों। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, इस जिसके जो है तो जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकार होती है दूसरी। ठीक है, जो कि शासन के दैनंदिन काम काज को देखती हैं और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है कि क्षैतिज वितरण, ठीक है, को समझाकर लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तब इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। ठीक है, तो भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि जो ये साइमन कमीशन बना था दोस्तों, इसके जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, सब के पूरे सदस्य जो है तो अंग्रेज थे। और यह कमीशन जो बना था दोस्तों इसीलिए इसका विरोध किया गया। और जब यह भारत में आया तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ से हुआ दोस्तों। ठीक है, और इसका गठन किस लिए किया गया था दोस्तों साइमन कमीशन का गठन, तो दोस्तों इसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधार के अधिनियम के लिए किया गया था। इसका प्रमुख कार्य ये था कि गुटेनबर्ग चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर इनका विरोध किया दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन। इसके पहले एक ये है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों को समझाइए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, यानी वस्तुओं की जो लेन देन की जो दर है दोस्तों, जो महंगी वस्तुएं थी उनकी दर जो है तो घटाए, इसलिए आंदोलन कर रहे थे। दूसरा यह था कि पूर्ण नशाबंदी लागू हो। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है तो शराब वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने जो है तो पिकेटिंग वगैरह करवाई थी। ठीक है, और नमक कर भी समाप्त हो जाए, क्योंकि नमक का यूज सभी भारतीय लोग करते थे। तो नमक का जो कर था उससे सबसे ज़्यादा आय प्राप्त हो रही थी अंग्रेजों को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसीलिए वो नमक को जो है कर को जो है तो समाप्त करना चाहते थे। और भू राजस्व भी कम हो, भूमि का जो कर वसूलते थे उससे भी कम करना चाहते थे गांधी जी। और गुप्तचर विभाग पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और कपड़ों का जो आयात है वह कम से कम हो दोस्तों। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था दोस्तों। ठीक है, इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के खिलाफ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान कई लॉर्ड वायसराय थे। ठीक है, और नमक मार्च को नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप से जाना जाने लगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग का समूह, ठीक है, जो एक जैसे विचार रखते हैं और जो देश की विभिन्न समस्याओं पर एक मत होते हैं उसे राजनीतिक दल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, दल का मतलब होता है दोस्तों पार्टी, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, और आम आदमी पार्टी है ना, और भारतीय जनता पार्टी। ये सब जो भारतीय जनता पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है ना, ये सब जो है तो राजनीतिक दल कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, राजनीतिक दलों का महत्व, भूमिकाएं एवं कार्य। जैसे राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों पर कार्यक्रमों को नेताओं के सामने रखते हैं और उनके समर्थन को हासिल करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल पार्टियों से जो है पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनने का जो है तो प्रधान, ठीक है,
करता है, क्या करता है, प्रयत्न करता है और चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है और दूसरे दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो थी जो है तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम कि राजनीतिक दल के समक्ष जो है तो प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो इनके सामने प्रमुख चुनौतियां हैं दलों के अंदर। ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। आजकल दलों की विचारधारा में मामूली सा अंतर रह गया, फलतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है दोस्तों। ठीक है, यह भी एक राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, है ना, ये जो है तो उसका अथवा है और यहाँ पे जो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, जैसे HVJ गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, मलाज खंड, खेतड़ी, ये भी भारत के मानचित्र में दर्शाना है। रानीगंज, झरिया, कोरबा और सिंगरौली, इसको भी भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मानचित्र बना करके और इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे देखते हैं दोस्तों कि ये भारत का मान लेते हैं कि मैप हो गया दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर जो है तो हमें इन सारी चारों 8 चीज़ों को दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, है ना। ये मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये खेतड़ी है ना, ये पहले इसको देखते हैं रानीगंज। ठीक है, तो रानीगंज कहाँ पे है दोस्तों। तो रानीगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों है रानीगंज, ये रानीगंज क्या है दोस्तों, रानीगंज। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है ऑप्शन, झरिया है। तो झरिया कहाँ पास होगी दोस्तों। ठीक है, तो झरिया की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है तो ये झरिया है दोस्तों। ठीक है, झरिया है। झरिया के बाद जो है तो कोरबा देखते हैं दोस्तों, कोरबा कहाँ पास होगा इसमें। ठीक है, तो कोरबा देखते हैं दोस्तों, कोरबा। ठीक है, कोरबा यानी छत्तीसगढ़ में है दोस्तों कोरबा। ठीक है, तो कोरबा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पास, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है क्योंकि मध्य प्रदेश का बॉर्डर है दोस्तों छत्तीसगढ़, CG। ठीक है, तो यहीं पर है कोरबा दोस्तों, CG यानी कि छत्तीसगढ़ कोरबा। ठीक है, अगला है दोस्तों, इसमें कोरबा के बाद है सिंगरौली। सिंगरौली तो अपने मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में जो है तो एकदम यहाँ पे सिंगरौली है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सिंगरौली है, ये सिंगरौली है दोस्तों, सिंगरौली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों HVJ गैस पाइपलाइन। तो ये यहाँ पे है दोस्तों, ये गैस पाइपलाइन है HVJ यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद HVJ के बाद है दोस्तों मुंबई हाई, कहाँ पे है। ठीक है, तो मुंबई हाई यहाँ पे है दोस्तों, ये मुंबई हाई है, मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई के बाद आता है दोस्तों मलाज खंड। मलाज खंड कहाँ पास होगा दोस्तों, है ना। तो मलाज खंड कहाँ पे है, तो मलाज खंड की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मलाज खंड है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे है मलाज खंड, मलाज। ठीक है, यहाँ पे मलाज खंड है और एक और है दोस्तों खेतड़ी। तो खेतड़ी की अगर हम बात करें दोस्तों तो खेतड़ी यहाँ पे है, ये है खेतड़ी दोस्तों, खेतड़ी। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।